नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही फिल्म है जिसने सफलता के इतिहास रच दिए थे। साल 1978 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए पैमाने गढ़ दिए थे। दरअसल साल 1978 अमिताभ बच्चन के लिए उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा साल था। इस साल अमिताभ की कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी और सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। इन फिल्मों के नाम है डॉन, त्रिशूल जिसने की सफलता के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, गंगा की सौगंध जिसने की इंटीरियर्स में आग लगा रखी थी, मुकद्दर का सिकंदर जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, और साथ में कस्मे वादे और बेशरम, यानी कि सभी के सभी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। तो यह साल अमिताभ बच्चन के लिए एक बहुत ही खास साल था, और खास करके फिल्म मुकद्दर का सिकंदर जो कि 1978 की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप अमिताभ बच्चन को एक बेहतरीन अभिनेता और फिल्म मुकद्दर के सिकंदर को एक बेहतरीन फिल्म मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि साल 1975 में आई शोले ने जब 1-2 साल के भीतर ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे, तब यश चोपड़ा से लेकर मनमोहन देसाई तक ने अमिताभ बच्चन के स्टारडम को भुनाना शुरू कर दिया था। तो उस डायरेक्टर को यह बात कचोटने लगी कि जिसने सबसे पहले अमिताभ बच्चन को नाकामी के अंधेरे से निकालकर उसे सुपरस्टार बनाया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म जंजीर की। दोस्तों जंजीर की सफलता ने अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा से लोगों की उम्मीदें इस कदर बढ़ा दी थी कि फिल्म हेरा फेरी और खून पसीना जैसे हिट और बेहतरीन फिल्में भी औसत लगने लगी थी। फिर तब जाकर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म बनाने का फैसला लिया, और जाहिर है इसके लिए कहानी और प्लॉट भी बिल्कुल असाधारण ही होनी चाहिए थी। इधर वो लंबे समय से अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर और हेमा मालिनी को लेकर अपनी पसंदीदा कहानी शरद चंद्र के उपन्यास देवदास पर फिल्म बनाने की सोच रहे थे, मगर बाद में उन्हें लगा कि जिस कहानी पर पहले ही कई फिल्में बन चुकी हो, फिर से उसी कहानी पर फिल्म बनाने का मतलब था शौक पर पैसे लुटाना। फिर उन्होंने उसी कहानी को मॉडर्न जमाने के हिसाब से ढालने की सोची, और फिर इसके लिए उन्होंने कहानीकार लक्ष्मीकांत शर्मा को असाइन किया। कहानीकार लक्ष्मीकांत शर्मा ने उन्हें वो कहानी लिखकर दी जो देवदास से लेकर एक फ्रेंच नाटक तक से इंस्पायर्ड थी। इसमें अमीरी गरीबी का द्वंद था और प्यार मोहब्बत का तड़का भी। कहानी को थोड़ा और सजाने और संवारने के लिए 2 और लोगों को जिम्मा दिया गया, विजय कौल और कादर खान। कादर खान को इस फिल्म के डायलॉग लिखने की भी जिम्मेदारी दी गई। लीड रोल में अमिताभ बच्चन को रखा गया और दूसरे रोल के लिए विनोद खन्ना, रेखा, राखी, रंजीत और अमजद खान को कास्ट किया गया। फिल्म का नाम रखा गया मुकद्दर का सिकंदर। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि फिल्म की आधी शूटिंग पूरी होने के बाद भी ज्यादा एक्टर्स को पता ही नहीं था कि आखिर फिल्म किस दिशा में जा रही। अमजद खान रेखा को चाहते थे, रेखा अमिताभ को, अमिताभ राखी से प्यार करते थे और राखी विनोद खन्ना से। हर कोई कहानी के प्लॉट और अपने किरदार को लेकर इतना कंफ्यूज था कि लोग मजाक में पूछने लगे थे कि मेहरा साहब की खिचड़ी कब पकेगी। लेकिन फिल्म जब बनकर तैयार हुई और जब लोगों के बीच पहुंची तो उसने इतिहास रच दिया। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस फिल्म के कुछ और जाने और अनजाने पहलुओं के बारे में। दोस्तों फिल्म में एक गाना है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। उस गाने के सीन से पहले अमिताभ बच्चन एक भाषण देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भाषण वाला वह सीन कितना लंबा था? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वह सीन पूरे 15 पन्नों का था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे 15 पन्नों का। और अमिताभ को लगातार 15 पन्नों तक बोलना था। पहले अमिताभ ने तो शूटिंग करने से ही मना कर दिया था और इस बात को लेकर उनकी कादर खान से थोड़ी नोकझोंक भी हुई थी। फिर सीन को थोड़ा छोटा किया गया। फिर भी अमिताभ बच्चन को लग रहा था कि वो अब भी काफी लंबा है और लोग इतना लंबा भाषण सुनते सुनते बोर हो जाएंगे। और फिर कादर खान ने उस पूरे सीन को अपने हिसाब से बकायदा एक्टिंग करके दिखाई और एक्टिंग करते करते कादर खान की आंखों में आंसू आ गए।
फिर तब अमिताभ उठे और उन्होंने कादर खान को गले से लगा लिया और फिर उस सीन को किया। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने उस फिल्म को देखा है ना, उन सभी को याद होगा कि जब अमिताभ बच्चन अपनी बात रखते हैं और उस गाने के दौरान अपनी मेम साहब यानी कि राखी और उनका दोस्त विनोद खन्ना भी वहां मौजूद होते हैं। उस सीन को देखने के बाद हॉल में बैठा हर एक शख्स की आंखों में आंसू आ गए थे, इतना पावरफुल था सीन वो। दोस्तों, इस फिल्म का एक और वाकया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का बाइक चलाने वाला सीन भी काफी पॉपुलर हुआ था। उनका बाइक चलाने का स्टाइल और हवा में उड़ते उनके बाल लोगों को खूब पसंद आए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले अमिताभ बच्चन इस सीन को नहीं करना चाहते थे? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह इस सीन को करने से पहले काफी घबराए हुए थे, जिसके चलते उन्होंने इसकी कई दिनों तक प्रैक्टिस भी की थी। और इसके लिए अमिताभ बच्चन अर्ली इन द मॉर्निंग उस इलाके में जाकर जहां पर इस सीन को शूट किया जाना था, वहां पर जाकर रिहर्सल किया करते थे। और जब इसके बारे में वहां के स्थानीय लोगों को पता चला तो वहां के लोगों में उनको देखने के लिए भीड़ जुटने लगी। खासकर महिलाओं ने तो रिहर्सल के दौरान अमिताभ बच्चन का पीछा तक करना शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, तब इतना क्रेज बढ़ चुका था अमिताभ बच्चन का आम लोगों के बीच। यही नहीं दोस्तों, उन दिनों अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से भी काफी सुर्खियों में थे और अमिताभ और उनकी पत्नी जया के बीच इसको लेकर क्लेश भी बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से रेखा ने अमिताभ से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि रेखा ने फिल्म तो साइन कर ली थी, लेकिन अब सेट तो क्या, अमिताभ से भी कन्नी काटने लगी थी। रेखा अपनी शूटिंग डेट्स पर ही विदेश चली गई थी, जिसके चलते कई डेट्स टालने पड़े। जब प्रकाश मेहरा ने रेखा की जगह रीना राय को रिप्लेस करने का फैसला किया तो वह भागी भागी आई और शूटिंग शुरू की। उधर राखी के अलग ही नखरे थे, वो कई डेट्स मिस कर चुकी थी। और जब दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए गाने की शूटिंग शिमला में किया जाने वाला था, तो एन मौके पर वो शिमला पहुंची ही नहीं। फिर इस गाने को अमिताभ के साथ राखी के बॉडी डबल के मदद से शूट किया गया। ज्यादातर लॉन्ग शॉट लिए गए जिनमें राखी का चेहरा नहीं दिखता और फिर जहां दिखता है वह असल में बाद में मुंबई स्टूडियो में शूट किया गया था। तो ऐसे थे किस्से फिल्म मुकद्दर का सिकंदर बनने के। इतना ही नहीं, इससे जुड़ा एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ। शूटिंग के दौरान अमिताभ और विनोद खन्ना के बीच भी एक अनचाहा इंसिडेंट हो गया था। दरअसल फिल्म का एक सीन जब शूट किया जा रहा था, तब शूटिंग के दौरान अमिताभ को एक कांच का ग्लास फेंकना था, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई और वह ग्लास विनोद खन्ना के ठुड्डी पे जा लगा, जिससे वह जख्मी हो गए। कई टांके भी लगे। बाद में यह अफवाह भी उड़ी कि अमिताभ ने ऐसा जानबूझकर किया था, क्योंकि वह विनोद खन्ना से थोड़े थोड़े अनसिक्योर महसूस करने लगे थे और ऐसा उन्होंने ईर्ष्यावश जानबूझकर किया था। लेकिन बाद में जब विनोद खन्ना के कानों तक ये बात पहुंची, तब विनोद खन्ना ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया था। और तब ये खबर भी आई कि अमिताभ ने घटना के बाद खुद से हुई गलती के लिए विनोद खन्ना से सॉरी भी कहा था। अभी हाल ही में केबीसी के सेट पर इस घटना को याद करते हुए अमिताभ बच्चन एक बार फिर से इस मामले पर अपना दुख प्रकट किया था। खैर जो भी हो, तब कई हफ्ते लगे थे विनोद खन्ना को ठीक होने में और ठीक होने के बाद ही वे सेट पर पहुंचे और आगे की शूटिंग शुरू की। खैर फिल्म जैसे तैसे पूरी हुई और रिलीज का डेट नजदीक आने तक अमिताभ बच्चन की 2 फिल्में डॉन और त्रिशूल अब भी सिनेमा घरों में धूम मचा रही थी। ऐसे में मुकद्दर का सिकंदर का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर सभी चिंतित थे। हालांकि प्रकाश मेहरा के साथ जिसने भी इस फिल्म का प्रीव्यू देखा था, उसमें से सभी ने इसकी तारीफ की थी। गाने तो पहले ही हिट हो चुके थे। फिर 27 अक्टूबर 1978 को दिवाली के धमाकों के बीच यह फिल्म पर्दे पर रिलीज की गई। अमिताभ के चाहने वाले तो पहले से ही इस फिल्म के टिकट एडवांस में खरीद चुके थे, लेकिन जब हफ्ते दर हफ्ते भीड़ कम न हुई और फिर बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने जब अपना सिक्का जमा लिया और तब फिर कई सेंटरों में इस फिल्म ने सिल्वर और गोल्डन जुबली भी मनाई और फिर बाद में इसने कमाई के मामले में डॉन और त्रिशूल को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। 1.5-2 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 16 करोड़ की कमाई की थी दोस्तों, और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कुछ पत्रिकाओं ने तो इसे कॉस्ट टू कलेक्शन के रेशियो के आधार पर अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म बताया है। दिवाली के मौके पर आई फिल्मों में तो यह आज तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म ने न सिर्फ कईयों पर नोट बरसाए, बल्कि अमिताभ बच्चन को भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सिकंदर बना दिया था। दोस्तों वैसे तो इस फिल्म की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे कई वजहें थी। मसलन एक तो फिल्म जिसकी कहानी दमदार थी, जमकर ट्रेजेडी भरी हुई
आदमी थी। अमीरी गरीबी का क्लैश तो हर आदमी को भाता ही है। फिल्म में शानदार गाने थे, कॉमेडी भी जबरदस्त था। लेकिन मशहूर फिल्म समीक्षक भावना सुमैया ने अपनी किताब में प्रकाश मेहरा के हवाले से इस फिल्म की कामयाबी के लिए अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को जिम्मेदार बताया है। किताब में प्रकाश मेहरा ने कहा है कि अमिताभ ने मेरी जितनी भी फिल्मों में काम किया है उनमें से इस फिल्म में उनके द्वारा की गई एक्टिंग मेरे हिसाब से सबसे शानदार थी, ऑल टाइम बेस्ट थी। लेकिन अगर आप मेरी माने तो इस फिल्म की कामयाबी के लिए जो सबसे खास बात थी, जो सबसे खास वजह थी, वह थी इसके गाने। फिल्म में अनजान के लिखे गीतों पर कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था और जब इसका संगीत बनकर तैयार हुआ था तभी से लगने लगा था कि इसका म्यूजिकल ट्रैक तो अलग ही इतिहास रचने वाला है। वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, फिर रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा और रेखा का सलाम इश्क। जी हाँ दोस्तों, सलाम इश्क वाला गाना जब भी स्क्रीन पर आता था तब लोग खूब सिक्के उछाला करते थे और खास तौर से गाने के उस हिस्से पर जब अमिताभ बच्चन खड़े होकर गाने लगते हैं। इस गाने में लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार ने तो मानो अपनी जान ही उड़ेल कर रख दी थी। इतना शानदार बन पड़ा था ये गाना। यह गाना इस फिल्म की हाईलाइट थी। लेकिन दोस्तों, अमिताभ और रेखा की इसी केमिस्ट्री को देखकर कई लोगों का दिल भले ही बाग बाग हो गया था, मगर कोई ऐसा भी था जिसका दिल टूट गया था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन और रेखा की केमिस्ट्री ने तो तहलका तो जरूर मचा दिया था, मगर अमिताभ की पत्नी और एक्ट्रेस जया बच्चन का दिल टूट गया था और इसका खुलासा भी एक बार खुद रेखा ने किया था। उनके मुताबिक फिल्म के ट्रायल शो में अमिताभ अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे थे। अमिताभ अपने माता पिता के साथ पीछे की लाइन में बैठे थे तो जया बच्चन आगे की लाइन में, जबकि रेखा प्रोजेक्शन रूम में थी। अमिताभ जया को देख नहीं सकते थे लेकिन रेखा देख पा रही थी। रेखा ने स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब स्क्रीन पर हमारे लव सीन आए तो मैंने उनके चेहरे पर आंसू देखे। उसके कुछ समय बाद ही फिल्म इंडस्ट्री का हर शख्स यही कह रहा था कि अमिताभ ने प्रोड्यूसर से कह दिया है कि अब वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि ये तिगड़ी एक बार फिर से फिल्म सिलसिला में देखी गई थी, जो भले ही सुपरहिट ना हुई हो लेकिन उसके चर्चे खूब हुए थे। आप जानते हैं दोस्तों, मुकद्दर का सिकंदर उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स के लगभग हर कैटेगरी में नॉमिनेटेड थी। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट विलन, यानी कि तमाम कैटेगरी में। मगर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस साल फिल्म मुकद्दर का सिकंदर को एक भी अवार्ड नहीं मिला था। जी हाँ दोस्तों, और आप जानते हैं उस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो मैं आपको बता दूं कि उस साल का बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन को ही, मगर फिल्म डॉन के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वो साल था जब अमिताभ बच्चन की एक नहीं बल्कि 6 फिल्में रिलीज हुई थी और सारी की सारी फिल्में सुपरहिट रही थी। यह था अमिताभ बच्चन का जलवा और साल 1978 का साल तो उनको हमेशा ही याद रहेगा, क्योंकि यह साल उनके पूरे सिनेमा जीवन का सबसे यादगार साल था, क्योंकि इसी साल रिलीज हुई थी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। तो ये रही दोस्तों अमिताभ बच्चन के सिनेमा के सिकंदर बनने की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।